जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर यूपीएसआई जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो दरोगा होता है उसका प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के, उसमें सेम क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न है वही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में भी है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको 19-20 का डिफरेंट मिलेगा, ज़्यादा आपको डिफरेंस उसमें देखने को नहीं मिलेगा। आप खुद एक पेपर देख लो। ये देखिए आपका जो मैं पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ 1 दिसंबर 2021 का है और आपको एक टाइम दिया गया है। पोस्ट का नाम है एएसआई सिविल 2021। ठीक है, तो यूपीएसआई का ये पेपर है। ठीक है, तो यूपीएसआई के कैंडिडेट जो हों तो वो तो देखे ही हैं, खासकर यूपी कांस्टेबल वाले कैंडिडेट भी देखें। 100% आपका मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका पेपर नहीं होगा। जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेम इसमें भी है। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फिर आपको ऐसा नहीं चलना चाहिए भाई जैसा ऐसे पेपर चला तो क्या है कि आप इतने सारे फार्म भरे गए हैं तो क्या है कि लेवल थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, इसलिए आपको दोनों तरफ से प्रयास करना चाहिए। तो देखो ये रहा आपका हिंदी का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? तो इसमें आपका जो एकल का जो तद्भव है वो है आपका अकेला। कौन सा? अकेला। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें सही रहने वाला है। तद्भव शब्द वो होते हैं जो आपके संस्कृत से निकले हुए हैं और फिर जो आपके आए हैं तो वो थोड़ा उसका जो कहने का तरीका है वो बदल गया है। ठीक है, तो वो आपके तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम वो हैं जो आपकी सीधी संस्कृत से निकले हैं और उनका नाम अभी भी सेम वैसे ही चल रहा है। जैसे कि अग्नि हो गया, वायु हो गया, ये आपकी संस्कृत के शब्द हैं और अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है, अगला देखो। अगला प्रश्न है आपका रस से। तो देखिए इसमें पूछा गया है रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका क्रोध। कौन होता है? क्रोध। ठीक है, और जो आपका ये भय है, भय आपका भयानक रस का स्थायी भाव है। जो आपका विस्मय है, ठीक है, और जो आपका विस्मय है ये आपका अद्भुत अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, और जो आपका शोक है यह आपका करुण रस का स्थायी भाव है। समझ में आ गया? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, उसने कहा कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा? तो आपका जो तुम है ये आपका विशेषण नहीं है, ये क्या है? ये आपका सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, बाकी काला, पीला, नीला, हरा, लंबा, ऊंचा, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो आपका सर्वनाम कौन सा नहीं है? तुम नहीं है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध आपको बताना, मतलब वर्तनी वाला ये प्रश्न है। तो कौन सा शुद्ध है? तो आपका दीर्घ आयु जो ऑप्शन 4 में लिखा है, ऑप्शन डी में लिखा है, ये आपका शुद्ध है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है, किन के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? एक होता है आपके दो वचन होते हैं, एक होता है, सॉरी वचन नहीं, आपके लिंग, दो लिंग होते हैं। एक होता है आपका पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आपका पुल्लिंग के बारे में पूछा गया है कि किन के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? तो आपके जो दिनों के नाम हैं वो अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। ध्यान देने बात है। ठीक है, और देखो आप क्या है कि तैयारी करते रहते हो तो ऐसे प्रश्न आपको उतनी ज़्यादा किताबों में भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें चुन चुन के पेपर में ये प्रश्न डाले जाते हैं। तो खासकर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक है, तो जो दिनों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। अब कोई दिन का नाम आ जाएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा कि ये तो भाई पुल्लिंग होते हैं। जैसे मान चलो आपका रविवार दे दिया तो पूछे कौन सा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो भाई साहब वो आपका पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? तो तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ये आपका नीचे दिया गया, क्या होता है? आलोक होता है। विलोम शब्द पूछा है उसने, पर्यायवाची नहीं पूछा है। ठीक है, क्या होता है? आलोक होता है। तिमिर शब्द का विलोम शब्द आलोक होता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न फिर से आपका रस से है। ठीक है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो दोस्तों जो आपका विस्मय है वो आपका मैं पहले बताया हूँ किससे होता है? अद्भुत रस में। कौन सा होता है? विस्मय होता है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, और जो आपका ये शांत है
ये शांत आपका क्या है, रस है, और इसका स्थायी भाव होता है शम और निर्वेद। ठीक है, क्या होता है, शम और निर्वेद इसका स्थायी भाव होता है। और जो हास है इसका स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है, हास। ठीक है, और जो वीर है इसका इस वीर जो है आपका, ये आपका रस है, और इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो, ये आपका गद्यांश है 8 से 10 तक। तो गद्यांश इसमें छोड़ देते हैं, 2 अंक का है। ठीक है, गद्यांश आपको खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें समझ में आपको उतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि छोटा करना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे से नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो एक कर लो, तो कर लें। तो देखो, अक्षय निधि का अर्थ कौन सा है? तो अक्षय निधि का अर्थ गद्यांश में जो दिया गया है उससे अकॉर्डिंगली इसमें रियल दिया गया है। अक्षय निधि का जो अर्थ होता है वो होता है कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति। क्या होता है, कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति, वो क्या कहलाती है, अक्षय निधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, परमुखापेक्षिता से तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य होता है, इससे आशय होता है दूसरों से आशा करना। क्या होता है, दूसरों से आशा करना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, कौन सा नहीं है? तो आपका जो हिंदी है ये भी आपका स्त्रीलिंग है, सेवा ये भी स्त्रीलिंग, भाषा ये भी स्त्रीलिंग। तो आपका प्रयोग जो है वो आपका पुल्लिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, ये करते जाओ, अब मैं 100% बता रहा हूँ आपको, कोई रोक नहीं सकता अगर आपने ये कर लिए तो। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, जो आपका ईश्वर पे भरोसा रखता है, जो ईश्वर पे विश्वास रखता है, वो क्या कहलाता है? ईश्वर को ना माने, सॉरी देखो उसने क्या कहा है, ईश्वर को ना मानने वाला। तो जो ईश्वर को नहीं मानता है वो कहलाता है नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता है वो कहलाता है आस्तिक। ठीक है, मानने वाला आस्तिक, नहीं मानने वाला नास्तिक। तो उसने ना मानने वाला पूछा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। और सनात, तो सनात जो है वो आपका अनाथ का विलोम शब्द होता है। सनात मतलब जिसका सब कोई हो, अनाथ का जिसका कोई ना हो। तो सनात का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनाथ, या अनाथ का सनात। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। सॉरी ये थोड़ा छोटा हो गया, एक मिनट, हाँ यहाँ से था, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, अब सही है। इसमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका मंद। इसमें देखो प्रखर, क्षीण और तीव्र एक आपके समानार्थी शब्द है, लेकिन इसमें जो आपका मंद है वो आपका विलोम है, विपरीत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका शुद्ध अशुद्ध से। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो और चाहे आपका वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप देखो, अदर ऑप्शन देख लो पहले, क्योंकि इसमें ऑप्शन 1 आपको सबको दिख रहा है कि हरा सही है, लेकिन आपका देखो क्यों सही है। देखो इसमें दीवाल, तो इसमें ला आ गया इसलिए ए गलत। इसमें देखो छोटी दी है इसलिए ए गलत। इसमें भी देखो छोटी दी है इसलिए ए भी गलत। बड़ी दी होना चाहिए। दीवार का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है ऐसा। ठीक है, वो केवल आपको ऑप्शन 1 में ही देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन 1 का जो वाक्य है वो बिल्कुल सही है। अगला, अगला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जैसे कोई संज्ञा है, और संज्ञा से हमें पता चल जाए कि मतलब ये पुरुष है कि स्त्री है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं उसको? लिंग कहते हैं, यानी जेंडर। जैसे कोई संज्ञा, मान चलो कोई, हमने संज्ञा क्या होती है, राम हो गई, सीता हो गई। ठीक है, तो इसे मान लिया राम, तो राम क्या है? राम है आपका पुल्लिंग, यानी आपका राम क्या है? आपका पुल्लिंग है। ठीक है, जेंडर में क्या है? मेल है। तो क्या पता चल गया हमको? मेल पता चल गया। अगर सीता है तो क्या पता चलेगी? स्त्री है, यानी आपका ये फीमेल है। लिंग पता चल जाता है ना संज्ञा की बोध से। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? तो सूर्य का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आदित्य। क्या होता है? आदित्य होता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। हुतासन और आपका कृषाणु, हुतासन और कृषाणु ये आपका अग्नि के पर्यायवाची हैं, आग के। ठीक है, पावक, मारुति जो है वो आपका हनुमान जी का पर्यायवाची है। जय श्री राम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका संधि से। अतयो शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतयो का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका अतः, जो आपका ऑप्शन 1 में दिया गया है, अतः, अतः प्लस यो। ठीक है, और आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा।
और ये आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, देखो संधि तो मुझे भी नहीं आती क्योंकि मैं सोच रहा था मैं इंग्लिश की तैयारी करूंगा, एकदम से हिंदी का आ गया तो। ठीक है, तो देखो संधि का जैसे आता है दो बिंदी हैं तो वो अधिकतर कौन सी संधि होगी, वो आपकी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, और अगर मान चलो ऐसे लिखा है सत, ये मैंने खासकर ट्रिक निकाली थी, ये लिखा है ना तो ये आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, व्यंजन विसर्ग, हाँ विसर्गी है। ठीक है, जो जहाँ पर ऐसी दो बिंदी आ जाए ना जैसे इसमें आ गई तो ये आपकी व्यंजन 100%। ठीक है, मैं सभी देखा हूँ। और जो आपका ऐसा आ जाए, कैसा, एक मिनट, जैसे शब्द के नीचे ऐसा आ जाए तो वो कहलाता है आपका विसर्ग। बाकी जो उनके शुरुआत की जो संधि है उसके मुझे पता नहीं क्योंकि मेरा अभी उतना अच्छे से नहीं पढ़ा। अगला प्रश्न देखो, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और जैसे कि अनुप्रास, तो जैसे कोई एक शब्द बार बार आता है एक अक्षर तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें यमक अलंकार है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंध कौन है। तो कौन सा है, तो भद्दा तो है नहीं, सुंदर तो है नहीं। ठीक है, 20 मीटर कपड़ा और 4 कुर्सियाँ, तो इसमें जो सबसे बेस्ट है वो है आपका 4 कुर्सियाँ। ठीक है, संख्यावाचक बोला है तो 20 मीटर तो इसमें भी है। ठीक है, और 4 इसमें भी है। तो आपका जो सबसे बेस्ट है वो आपका ऑप्शन 4 होगा। बाकी आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ऑप्शन 4 4 कुर्सियाँ आपका संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है। तो कृत्रिम का मतलब होता है जो हमने खुद बनाया है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल बनाया, जैसे हमने रोबोट बनाया, रोबोट जानते हो ना, फिल्म में देखी होगी रोबोट, वो कौन सा है, वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल। ठीक है, और कृत्रिम का विलोम होगा प्राकृतिक, जो आपका प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हैं, ये आपने तो बनाया नहीं, ये प्राकृतिक तौर पर है। अगला प्रश्न देखो, ऐसे प्रश्न आपको किताबों में बहुत कम देखने मिलते हैं, यही होता है भैया प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने का फ़ायदा। पढ़ो, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो जो मानकीकरण है वो आपको 1967 में प्रकाशित हुआ था। 1967 में, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्न को नोट कर लिया करो। अगला प्रश्न, इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका उदक, अम्बु, नीर, ये सभी आपके जल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अम्बु और नीर तो 100% आपकी जल के पर्यायवाची है, और जो नहीं है वो है आपका रौप। तो ये रौप किसका पर्यायवाची है, रौप आपका चांदी, चांदी का पर्यायवाची चांदी। ठीक है, रजत। ठीक, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है बाग बाग होना। क्या, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बाग बाग होना यानी अति प्रसन्न होना। मान चलो आपकी कोई मान चलो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप सेलेक्ट हो गए तो बाग बाग हो जाओगे भैया, बल्ले बल्ले, कहते हैं बल्ले बल्ले होगी। अगला प्रश्न देखो, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची नभ, अनंत। ठीक है, कौन सा नहीं है आपका, अवनी नहीं है। कौन सा नहीं है, अवनी आपका नहीं है। अवनी किसका पर्यायवाची, फिर अवनी है भाई साहब आपका धरती, भूमि का पर्यायवाची। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका उपमान और उपमेय का आभेद क्या कहलाता है। उपमेय और उपमान का आभेद आपका रूपक अलंकार कहलाता है। देखो परिभाषा पूछ ली उसने, क्या कहलाता है, रूपक अलंकार। ठीक है, उपमेय, उपमान और उपमेय का आभेद रूपक अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है। कौन सा प्रत्यय, तो प्रत्यय आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है, प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है। देखो लेखक, जब आप लेखक बोलोगे ना लेखक, तो आपको एक शब्द आ रहा होगा अक, क्या आ रहा होगा, अक। बोलो आप खुद बोलो लेखक, तो आपको समझ में आएगा अक अक। ठीक है, तो वही आपका ऑप्शन दी होगा लेखक, बोलो आप मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सिलाई, तो आपको ई आ रहा है सिलाई, तो ई आ रहा है ना सिलाई में। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं, तो आपका इसका क्या होगा, अक होगा। अगर उसने पूछा होता कि भाई साहब इसका वो बताओ, जैसे क्या पूछा इसमें, इसमें उसने पूछा क्या है, प्रत्यय पूछा। अगर वो पूछता कि भाई उपसर्ग बताओ, तो उपसर्ग में क्या होता, मान चलो प्रमुख लिखा है, प्रमुख। ठीक है, इसमें आपका उपसर्ग क्या होता है, इसमें उपसर्ग जो होता है आपका ये हो या प्रा होता है। ठीक है, मुख
प्रा जुड़ गया तो प्रमुख हो गया। अगला प्रश्न संधि से है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो इसमें है आपकी गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला देखो तद्भव का आ गया, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको तद्भव बताना है। तद्भव वो है जो आपके संस्कृत से सीधे चले आए हैं, ठीक है, जो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, जो संस्कृत में जैसे अग्नि वायु जो शुरुआत में आपको बताया, तो वो आपके तद्भव हैं। तो तद्भव कौन सा इसमें? आपका निडर है। कौन सा है? निडर, ठीक है। बाकी आपके तद्भव नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका विलोम शब्द से, इनमें से अनभिज्ञ, देखो दो इसमें तैयार होंगे। एक तो आपका इसमें एसएससी जीडी भी तैयार हो जाएगा, पर्यायवाची विलोम शब्द सात अक्षर दो मुहालिफ से, ठीक है। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द, तो अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अभिज्ञ। क्या होता है? अभिज्ञ, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया, खासकर यूपी एसएससी जो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसमें आपका कई बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? तो 22 भाषा शामिल है। कितनी? 22। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो वो हैं आपके सुनीति कुमार चटर्जी। कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अब अगला प्रश्न पर्यायवाची से, इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? तो सुरा नहीं है। कौन सा नहीं है? सुरा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो वो कहलाता है आपका निर्मम। क्या कहलाता है? निर्मम। ममत्व से रहित हो, ठीक है, ना हो मतलब रहित, ठीक है। तो आपका क्या होगा? निर्मम। निर्मम है, निर्मम हत्यारा है, कोई ममता नहीं है उसके अंदर, ठीक है, ऐसा सुना होगा आपने। अगला प्रश्न है आपका अल्फाबेट से, ठीक है। और अल्फाबेट से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के आप पिछले उठा के देख लो, उसमें अल्फाबेट से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा गया है सा ध्वनि, ठीक है, क्या? सा ध्वनि या सा वर्ण या सा लेटर का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो जो आपका ये सा है ना, ये भाई साहब आपका किस में आता है? ये आपका आता है तालब ध्वनि में। कौन सी? तालब ध्वनि में आपका ये सा आता है, ठीक है। समझ में आया? इसके अलावा मैं आपको और भी बताना चाहूँगा सा तालब ध्वनि में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा जो मूर्धन ध्वनि में आते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं आपके टा ठा डा ढा ना। और जो आपके ओष्ठक में आते हैं कौन से होते हैं? ये होते हैं पा फा बा भा मा। दंत में कौन से आते हैं? तो दंत में आते हैं ता था दा धा ना, ठीक है। अगला, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला? वेरी मोस्ट, इसको नोट करो, वेरी मोस्ट किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला, ठीक है। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी, वेरी मोस्ट है भैया, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो कामयानी नहीं है, वो कामयानी है, प्रेमराज है, प्रेम पथिक है। कौन सी नहीं है? प्रेम सरोवर नहीं है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला है आपका प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी ईयण संधि है। कौन सी? ईयण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में आपकी कौन सी संधि है? जगन्नाथ में आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन। इसमें व्यंजन देखो, जब आप इसको विग्रह करोगे ना जगन्नाथ को, तो इसमें 2 पॉइंट जरूर आएंगे, ध्यान रखना। जगन्नाथ, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न मुहावरे से, अक्ल पर पत्थर मारना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही होगा। अक्ल पर पत्थर मारना, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या? बेफिक्र नहीं, मूर्ख बन जाना नहीं, अपमानजनक बात करना नहीं। आप खुद समझ में आ जाएगा। देखो मुहावरे आपका 2 प्रकार से पूछता है। एक मुहावरे ऐसे पूछ लेगा कि जो आपका ऑप्शन देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चुने, और कहीं कहीं ऐसा दे देगा ऑप्शन कि आपको खुद समझ में आएगा
कि इसके अलावा कोई इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही। अगला, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो दोस्त, जो भविष्य की बात सोचता हो वो कहलाता है अग्रसोची, आगे की सोचने वाला। ठीक है, भविष्य चिंतक नहीं कहलाएगा, अग्रसोची कहलाएगा। ठीक है, अग्रसोची। अगला और आखिरी प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो आपका शुद्ध है वो है आपका आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद, आशीर्वाद ये आपका शुद्ध है। आशीर्वाद कई बार पूछा गया है। ठीक है, वेरी मोस्ट है, एसएससी जीडी में भी कई बार पूछा। अगला ये आपका उसका एक का नाम है, एसआई वाला प्रश्न है, यूपीएसआई का, तो आगे का उसका लॉ वाला ये सेक्शन है। ठीक है, आगे बहुत सारा इसका है, सब सॉल्व करेंगे। खासकर हिंदी सॉल्व करना है। हिंदी रीजनिंग तो ऐसा है कि वो ठीक है, वो ठीक है, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, और रीजनिंग में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 55 प्रश्न है। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत। और देखो ऐसा ही आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ, इसमें से ऐसा ही आएगा। बस गद्यांश आपका 5 अंक का है, वो आपको पढ़ लेना है। इसमें गद्यांश पूछा गया 2 अंक का था, 5 अंक आपको गद्यांश पूछा जाता है, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें और कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, सेम यही है, मिला के देख लो, प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।